नमस्कार साथियों आप देख रहे हो भाई कपिल फौजी यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक ऐसे फौजी भाई के पास में आया हूँ जिस फौजी भाई का बहुत बड़ा एक योगदान है। और योगदान मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अपना जो चैनल है वो सब पूरे देश में है, हरियाणा के पूर्व सैनिक हैं, सब देखते हैं कि योगदान इस भाई का कैसे है। कौन फौजी का वो इस तरह से है कि अगर आज जो जवान अपने हकों की आवाज़ जो निकाल रहे हैं या जो अपने हक मांग रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, समानता मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, तो पवन फौजी भाई का उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। आप लोगों ने पिछले साल देखा हुआ 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चला। उस धरना प्रदर्शन कोई ऐसा तो नहीं है कि वो खाली हाथ होता है। उस धरना प्रदर्शन के लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। एक ये इकलौता भाई है जिसने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया और लाखों पुरुष सैनिकों ने भी दिया। और समय समय पे अपने इस जींद डिस्ट्रिक्ट से चाहे 5 गाड़ियाँ हैं, 6 गाड़ियाँ हैं, बसें भर भर के इसने पुरुष सैनिकों को वहाँ तक भेजा। न किसी से पैसा लिया, न पुरुष सैनिकों से लिया, किसी से चंदा उड़ाया नहीं। जंतर मंतर पे जब भी जरूरत पड़ी कोई भी पैसे की, वहाँ भी दान दे के खुले। और एक चीज़ और भी मैं साफ सुथरी बताना चाहता हूँ कि इसने वो भी कहा था कि जितना पैसे की जरूरत पड़े, कोई बड़ी रैली करनी हो, रामलीला ग्राउंड में करनी हो, जितना पैसे की जरूरत पड़े भाई मेरे जितने भी होंगे मैं उतना पैसा वहाँ पे दूंगा। तो पवन भाई आज मैं आपको पहले तो धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पूरे देश के पूर्व सैनिकों ने भी कहा कि भाई उस पवन भाई को भी हमारे से मिलाओ, क्योंकि आज आप एक चुनाव भी लड़ रहे हो और एक नेशनल पार्टी से आप टिकट लेके आए हो, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज जो आपको देखेंगे पूर्व सैनिक वो आपको इस वर्दी में भी देखेंगे और मेडल चमचमाते हुए दिख रहे हैं। तो इस वर्दी की एक शान है क्योंकि अगर हम देखें तो देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ और उसमें से सिर्फ 13 लाख सैनिक बनते हैं और जो पूर्व सैनिक हो 30 लाख के करीब। तो हम गिने चुने व्यक्तियों में होती है और इसके ऊपर तो पूरा देश सलाम भी करता है। तो पवन भाई पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई सबसे पहले तो कपिल भाई आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और साथ ही जैसे आपने बात बताई वे पूर्व सैनिकों के साथ चाहे जंतर मंतर की बात है, चाहे कहीं और भी धरने में बैठे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हमारे साथी हमारी आवाज़ उठाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनको हर तरीके से हम योगदान करें। तो साथी चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, किसान आंदोलन में भी हमने चाहे पिपड़ी कांड हो, चाहे दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे किसान, वहाँ भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम किया था साथियों। तो पवन भाई आज आप फौज से रिटायरमेंट हुए। फौज से रिटायरमेंट होने के बाद में आपने नौजवानों को तैयार करके आपने सेना में भी भेजा है, पुलिस में भी भेजा है, दूसरी नौकरियों में भी भेजा है। मतलब एक नी लोग आपने एक मतलब अपनी एकेडमी भी खोली। और मैंने भी बहुत सारे बच्चे जो गरीब के थे, मैंने आपके तकरीबन 26-27 बच्चे पिछले 6-7 साल में भेजे जिनके पास में कुछ भी नहीं था। और उनमें से सारे कोई भाई अर्धसैनिक बल में है, तो कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई सेना में। वो कितनी बिल्कुल गरीब परिवारों के थे। और ये है कि वो हमारे इलाके के भी थे, मान लो जज्जर रोहतक उस साइड के भी थे। इसके अलावा आपने बहुत सारे बच्चे तकरीबन मेरे हिसाब से बताते हैं 1,500-2 हज़ार के करीब आपने बच्चे तैयार किए, नई प्योद को तैयार किया है, ट्रेनिंग दी, उनको पढ़ाया लिखाया है, बहुत सारी चीज़ें करी। तो ये आपके बदलाव कैसे आया सेना से आते ही? साथी ऐसा है, जब मैं रिटायरमेंट आया था वहाँ सेना के अधिकारियों ने कहा आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सेना से रिटायरमेंट ना जाओ। कैमरे की तरफ देखते हैं। हाँ, तो साथियों मैं वहाँ से एक प्रण लेके आया था, मैं एक रिटायरमेंट आया हूँ लेकिन हज़ारों सैनिकों को बॉर्डर पर भेजकर दम लूँगा। और वो आंकड़ा मैंने लगभग 2,500 का आंकड़ा पार किया है। लगभग 2,500 सेना के अर्ध सैनिक बल हो या सेना हो या पुलिस हो, सब में भेजकर इसी प्रकार से कंटिन्यू काम कर रहा है। कोई गरीब होता है तो जो फीस नहीं दे सकता, जो खाने का पैसा नहीं दे सकता, वो आपने भी देखा होगा साथी, में निःशुल्क करवाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। फौजी भाई एक चीज़ और भी है, हम तो चलो बहुत सालों से आप लोगों को जानते हैं और हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने भाई की क्यों ना मदद करें और क्यों ना हम अपने भाई को चुन के एक विधानसभा लोकसभा में भेजिए। इसका ये होता है क्योंकि ये देश है प्रजातंत्र, लोकतंत्र से चलता है, कलम से चलता है, राजतंत्र तो है नहीं। तो हम हमारे पास में अगर कलम होगी, वो ताकत होगी, तो हम अपने समाज का 36 बिरादरी का भला कर सकते हैं। आपके अंदर ये सोच क्यों आई? क्योंकि आपको कम से कम 8-10 साल हो गए रिटायरमेंट आने के बाद में, आपने फिर राजनीतिक में अपने भागीदारी दिखाई। मतलब क्या देखा आपने कि एक वंशवाद की राजनीति हो रही है 75 सालों से, मतलब देश आज़ाद होने के बाद में, कि जो नेता है उसी का बेटा नेता बनेगा, उसी का नेता बेटा बनेगा, पोते नेता बनेंगे।
आम जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, कैमरा वर्क है, 36 बिरादरी है, इनकी भागीदारी राजनीति में क्यों नहीं? क्या भ्रष्टाचार इस लेवल तक है या वंशवाद क्या है? बिल्कुल साथी, आपने जैसे बताया वंशवाद, यहाँ उचाणा का तो वंशवाद आपने पता, दो घरानों की यहाँ लड़ाई रही है, चाहे देवीलाल परिवार की बात हो, चाहे वीरेंद्र सिंह परिवार की बात हो। तो इन दो परिवारों ने उचाणा का सत्यानाश करने का काम किया है। इन्होंने यहाँ काम नहीं किया, अपनी जेब भरने का काम किया है। यहाँ लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी। उस लड़ाई लड़ने के लिए हमने यहाँ कमर कसी है और आने वाले समय में उचाणा की जनता आशीर्वाद देगी और इनके सारे के सारे काम, सारे की सारी समस्याएं जो 50 साल में नहीं हुई वो 5 साल में करने का काम करेंगे। क्योंकि हम अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी जिस विचारधारा को लेकर वो सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए लगे रहते हैं, वही व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज हम इस मैदान में कूदे हैं। और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक आम घराने के बच्चे को, एक आम सिपाही को, एक आम फौजी को टिकट, नेशनल पार्टी की टिकट देना बहुत बड़ी बात है साथियों। मैं उस शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी उम्मीदों पर खरा भी उतरूँगा। फौजी भाई एक चीज हो रहा था, फौजी का कभी हौसला नहीं टूटता, वो पीछे हटता है, आने दो, पीछे हटता है, फिर आगे अपना अटैक करता है। एक तरफ तो यहाँ वंशवाद की राजनीति है उचाणा में, और राजनीतिक घराने हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाया है, चाहे भ्रष्टाचार में कमाया हो। और एक की सिंपल सा एक फौजी भाई है, 15 साल की नौकरी करता है, 18-20 हज़ार रुपये पेंशन ले रहा है। तो अगर हम पैसे का भी लेवल देखें तो उनके पास में अरबों खरबों के हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया तक उनकी ज़मीनें पड़ी होंगी, बिल्डिंग पड़ी होंगी। तो आप उनके आगे कहाँ तक अपने आप को ठहर पाते हो? मतलब एक फौजी का हौसला उसमें क्या है? ऐसा है कपिल भाई, आपसे पहले और भी पत्रकार आते हैं, वो यही पूछते हैं, फौजी साहब यहाँ बड़े बड़े राजघराने हैं, दोनों तरफ आप उनसे टक्कर कैसे लोगे? मैं उन पत्रकारों से भी पूछना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े राजघराने बनाए किसने है? ये आम लोगों ने बनाए, आम लोगों ने बनाए हैं। जब आम लोगों का मन बढ़ गया तो बड़े बड़े राजघरानों के किले ढहने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि आपने पंजाब में देखा होगा, बादल परिवार का आज एक भी कोई विधायक नहीं है। इसी प्रकार देवीलाल परिवार की भी हालत वही हो रही है, बादल परिवार की तरह। तो ये राजघराने मिटने में कोई जनता चाहे तो अरस पर नहीं फरस पर। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना भी चाहूँगा। देखो पवन भाई, मैं वैसे राजनीति में नहीं जाता किसी पार्टी में, पर मैं एक चीज़ की तो दाग दूंगा आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी आई तो वंशवाद से पीछा छूटा। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में आई तो वहाँ पर जो गढ़ बैठा था या वंशवाद की जो राजनीति थी वो थी बीजेपी और कांग्रेस की, उससे छुटकारा किसने दिलाया? आम आदमी पार्टी ने, नए चेहरे आए। और मेरे हिसाब से आज सबसे युवा जो मुख्यमंत्री है वो दिल्ली की है, आतिशी जी है ना, वही है। ऐसे ही पंजाब के अंदर अकाली दल की राजनीति थी, कांग्रेस की राजनीति थी या बीजेपी की राजनीति थी, वो भी वंशवाद की है। जब से देश आज़ाद हुआ उनसे भी छुटकारा आम आदमी पार्टी ने दिलाया, नए चेहरे आए, नई चीज़ें आई। एक चीज़ और है भाई अपने पवन फौजी भाई कि किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद में चाहे वो अपने सरपंचों के ऊपर लाठियाँ चली हो, कर्मचारी वर्ग पे चली हो, आंगनवाड़ी पे चली हो या बहनों पे चली हो, दिल्ली पे चली हो, तो मैंने एक चीज़ आपका देखा आम आदमी पार्टी में पूरे हरियाणा में कि आपने पिछले 6-7 साल से आपने बहुत बेखूबी अपनी आवाज़ उठाई है विपक्ष की भूमिका में। और वहाँ पर हम देखें कि कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस का आता पता नहीं लगा, ना तो किसान आंदोलन में लगा, ना जब सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी तब पता लगा, आंगनवाड़ी कर्मचारी हो गए। मतलब हर एक वर्ग बीजेपी से दुखी था। और आज बीजेपी से दुखी होके नहीं कि कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा काम किया है या विपक्ष की भूमिका निभाई है। तो मैंने आपका चेहरा देखा और एक कहावत है सेना में कि लड़े जवान और नाम जर्नल का। वैसे आपके नेता के फोटो आते रहते हैं अखबारों में, मैंने उनको काम करते नहीं देखे आप जितना, आप बुरा माने या नहीं? नहीं सही है। हाँ, तो इसमें ऊपर आपने इतना मतलब काम किया है, विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। साथी पता है क्या है, विपक्ष तो पिछले 10 साल से है ही नहीं। हाँ। क्योंकि हुड्डा तो बीजेपी के साथ मिल के मड़ाई चाटता, आपको भी पता है। अगर हुड्डा आवाज़ उठाए तो ये अंदर चला जाए, और हुड्डा नहीं चाहता क्योंकि बाप बेटा के जो राजनीति है, इनके बड़े बड़े जो ज़मीनों के घोटाले हैं, वो वाड्रा डील वगैरह सबको पता है, ठीक है। डीएलएफ की जो डील है वो सारे के सारे उजागर, इनकी फाइलें तैयार हैं। लेकिन जब आवाज़ उठाने का टाइम आता है, जब हुड्डा साइलेंट हो जाता है। आज तक आपने भी बताया और साथ ही 10 साल हो गए किसी ने देखा नहीं होगा हुड्डा
विपक्ष की भूमिका, विपक्ष का काम क्या होता है? आम लोगों को जो काम नहीं हो रहा उसका मुद्दा उठाना, अपने कपड़े फुलाना, कभी आंदोलन करना। लेकिन आज तक कांग्रेस कभी भी आंदोलन नहीं किया, कभी भी विपक्षी भूमिका नहीं निभाई। अगर निभाई है तो आम आदमी पार्टी ने निभाई है। और जब किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे थे, आंदोलन में बैठे थे 13 महीने तक, अगर कोई किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था तो अरविंद केजरीवाल था। आपको भी पता होगा, दर्शकों को भी पता है, क्योंकि जब पानी बंद कर दिया था, खाना बंद कर दिया था, लोगों के रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कहा था, मेरे देश के अन्नदाता हैं, इनको मैं परेशान नहीं होने दूंगा। अगर दिल्ली में मेरे घर पे आएंगे तो इनका फूल बरसाने का काम करूंगा। और वही काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। जब स्टेडियम मांगा, स्टेडियम भी नहीं दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने। वो बातें भी किसान भूले नहीं हैं। और दूसरा बात आती है यहाँ ब्रजेंद्र सिंह की, आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी में उसने भी 10 साल मलाई चाटी है। पहले उसका पिताजी कांग्रेस में था, फिर मलाई चाट के पहले बेटा बना, फिर उसकी माँ बनी, और फिर अभी उसका क्या, पहले बाप, बहू और बेटा तीनों ने यहाँ का बीजेपी में मलाई चाट के। अब जब बीजेपी की खिलाफत होगी, वीरेंद्र जी तो कहते हैं कि हम सर छोटू राम की हम विचारधारा पे चलते हैं। तो मेरे को तो लगता नहीं कि वो विचारधारा पे चलते हैं। छोटू राम की विचारधारा पे चलते तो किसानों के साथ खड़े होते आंदोलन में, किसानों के साथ कहीं खड़े दिखे नहीं। इन्होंने ट्रैक्टर मार झांसी में निकाला था, भाई किसानों की बहुत बड़ी जीत है, ये काले कानून नहीं है। तो साथ ही ये दर्द को भूले नहीं है। और सबसे पहले साइन करने वाला भी ब्रजेंद्र सिंह था उन काले कानूनों को, ये भी आपको बताना चाहता हूँ साथियों। और उचाना से वो कांग्रेस की सीट पे लड़ रहे हैं। अभी कांग्रेस की सीट पर लड़ रहे हैं। अब हुड्डा साहब भी उसकी मदद करने के लिए, लोग भूले थोड़े हैं। कभी दीपेंद्र, ये तो इनका परिवारवाद है, चाचा नाना ताता दाऊ की राजनीति करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को पीछने का काम करते हैं। अब लोगों ने ठान लिया है, अब लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिताना है। क्योंकि दूसरे तो ऐसे हैं, कोई और निर्दलीय भी होंगे साथी, उनका ठिकाना तो है नहीं, कहाँ चले जाएंगे। दुष्यंत की तरह पिछली बार लोगों ने दुष्यंत के खिलाफ तो वोट दिया था, दुष्यंत बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था। अब दुष्यंत बीजेपी में ही चलेगा जिसके खिलाफ वोट दिए थे। और वही इनकी हालत। तो साथियों, अब की बार और ऑप्शन है नहीं ऊंचाना में, एक ही ऑप्शन है आम आदमी पार्टी। और ऊंचाना के लोग दिल से चाह रहे हैं। अभी एक बड़ौदा गांव है, वहाँ से एक साथी का कॉल आया था, तो उसने कहा, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, फौजी साहब, बेटा फ़ोन करके बताया कि बेटा बोल रहा मैं फौजी को ही वोट दूंगा, अब की बार और किसी को वोट नहीं दूंगा। बड़े दिल से साथी जुड़े हुए हैं, और अब की बार फौजी आदमी को बनाने के लिए दिल और जान से लोग लगे हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ साथी। कौन भैया, एक लास्ट सवाल और है। आज उचाना जो हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, इतना बड़ा किसान आंदोलन नहीं चला जिसके अंदर 750 किसानों की शहादत हुई। और 750 किसानों की शहादत होने के बाद में 3 काले कानून वापस लिए गए। और जींद जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसानों की राजधानी, और उचाना से भी ये आंदोलन निकला। उचाना किसान की भी, जवान की भी भूमि है। आज अगर हम देखें, जो किसानों के विरोधी थे वही बीजेपी है, वही कांग्रेस के अंदर टिकट लेके चुनाव लड़ रहा है, और वही जो जेजेपी है वो भी 10 उसको सीटें दी थी, क्योंकि उचाना से ही चली थी। और वो भी जाके फिर बीजेपी के साथ में उसकी गोद में बैठ के और गठबंधन करके 4.5 साल पूरे किए आपके सामने। मतलब एक यही सीट हम कह सकते हैं जिसमें तीनों किसान विरोधी हैं, और उनके खिलाफ में एक फौजी भी है। तो मेरे को लग रहा है कि आपका, मेरे हिसाब से पूरे उचाना से आपको समर्थन मिलना चाहिए, किसान का, जवान का, 36 बिरादरी का, सभी का। इस बारे में क्या कहोगे कि 3 धड़े एक तरफ? बिल्कुल, 3 धड़े नहीं, भ्रष्टाचारी एक तरफ है, फौजी एक तरफ है। अभी लोगों ने देखना है, वह आपने भ्रष्टाचारियों को वोट देना है या एक फौजी को वोट देना है। तो साथ ही जहाँ भी गांव में जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, बड़ा प्यार मिलता है, लोगों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ तो 2 ही राजघराने थे, एक बार वो आ गया, एक बार वो आ गया, एक बार नाने का नाम लेता था, एक दादे का नाम लेता था, बस यही काम रहा लोगों का। तो अब की बार मन बना लिया कपिल भाई, और आने वाली 5 तारीख को लोग दिखा देंगे इनको किस प्रकार से प्यार मिल रहा है। देखो भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि नरवाना और उचाना और जींद के नौजवान अगर कोई काम को ठान लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। जब इनेलो के 2 टुकड़े हुए तो यहाँ के नौजवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और हर एक व्यक्ति ने
उस भूमिका तक गया जिसमें दुष्यंत ने भी वो भूमिका नहीं निभाई होगी। वो उसका कार्यकर्ता भी बना, मीडिया कर्मचारी भी बना, और आज तक पूरे हरियाणा में ये कहा जाता है कि अगर जिन डिस्ट्रिक्ट के नौजवान दुष्यंत के साथ में नहीं होते तो दुष्यंत के पास में 10 सीटें नहीं आनी। देखो फिर उन नौजवानों का क्या हुआ, आपने सब में पता है भाई, महामारी में कौन कौन से घोटाले निकले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी मैं लास्ट में भाई जितने भी अपने समाज देख रहे, छत्तीस बिरादरी, ये अपना फौजी भाई उचाना से इन सब के खिलाफ में अपने चुनाव की ताल ठोक चुका है। और अगर आपको लगता है कि इनकी आवाज़ में ईमानदारी है, क्योंकि ईमानदारी तो यार वैसे ही है, 16-17 साल वहाँ पे अपने शरीर को गाड़ा है, बॉर्डर के ऊपर परिवार को छोड़ा है, बच्चों की खुशियाँ छोड़ी है। अगर कोई खुशी हुई, कोई बहन की शादी हुई तो उस शादी में पूछ भी नहीं सका है। अगर माँ बाप भी गुजरे हैं तो उनको भी अग्नि नहीं दे सका। तो ईमानदारी तो भाई कुट कुट के भरी हुई है खून में, क्योंकि हम एक संतुष्ट आदमी होते हैं। फौजी आदमी अपनी पेंशन से गुजारा कर सकता है और पेंशन मिल रही है। पर ये एक बदलाव है कि उस गढ़ में, जिस गढ़ में राजनीतिक वंशवाद बहुत बड़े लेवल पे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करके कि आप भाई के विचार सुने, और अगर आपका तन ठुकता है तो भाई को वोट दें और विजय बना के विधानसभा में पूछिए। और खासकर मैं पूर्व सैनिकों को और सैनिकों को इतना कहना चाहता हूं कि जो भी वहाँ से भी आती है, अपनी वोटिंग आती है, सेनाओं से भी आती है, हाँ, वहाँ से भी भाई फौजी भाई को दो, क्योंकि ये वर्दी और मेडलों के लिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि हम भी, आपका शरीर को निकाल दो, इस शरीर में मेरे को घुसा दो, किसी को घुसा दो, वही फौजी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भाई आप और कोई लास्ट में? बिल्कुल कपिल भाई, आपने सारी बातें बता दी। सारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं और जो सैनिक हैं वो अपने अपने घर पर अपनी फैमिली को भी बताएं, क्योंकि 50 साल हो गए सबको वोट दिया है, लेकिन आपका भाई, आपका साथी फौजी आदमी का तो बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। फिर फौजी के साथ साथ किसानों का भी फ़र्ज़ बनता है। मैं किसान का बेटा हूँ और आम घराने का बच्चा हूँ। मजदूर जितने भी 36 बिरादरी के साथी हैं, सबका फ़र्ज़ बनता है अब की बार एक आम आदमी को, आम बच्चे को वोट देना। और एक और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों, 5 साल के बाद जो आप ताकत दोगे, मैं आपके मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। और आप भी कहोगे हाँ, हमारे किसी भाई, किसी साथी को हमने बनाया है, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। साथियों, यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। और भाई 5 अक्टूबर को झाड़ू का निशान है कौन फौजी भाई का, और उस झाड़ू के निशान पे वोट दे के इसके विजयी बनाए। 5 का ही ना? 5 का है, 3 नंबर पे बटन है, और 3 नंबर पे बटन है भाई का, 3 नंबर पे बटन है, झाड़ू का निशान है। तो इस जितना भी ये कूड़ा कचरा फैला हुआ है, इस पे सब पे झाड़ू मार के और इसको डिब्बे में डालो और भाई को विधानसभा पहुँचाओ। धन्यवाद।